यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 18। हमारे पास रीडर्स चॉइस की बुक है क्लास 12 कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसका फाइनल अकाउंट की जो वीडियो है आप लोगों के पास कंटिन्यू जा भी रही है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 तक का जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आपको बना के दे चुके हैं और इसमें अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर मेरठ प्लास्टिक वर्क्स की पुस्तकों में 31 दिसंबर 2019 को निम्न शेष निकाले गए हैं। भाई ये तो ट्रायल बैलेंस है बना के दिया हुआ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा बहुत ध्यान से कि यहाँ पर कौन सी ऐसी सूचना है जिसको आप अपने उस अकाउंट में एडजस्ट करेंगे जिसको आप प्रेजेंटली बना रहे हैं। तो प्रेजेंटली हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ से संबंधित कोई भी अमाउंट नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है। और पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी रकम है। एक तो 400 रुपये का माल व्यापारी ने निजी प्रयोग के लिए लिया, ये परचेज में से माइनस होगा। 150 रुपये का माल दान में दिया गया, ये भी परचेज में से माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। 2700 रुपये का माल अग्नि द्वारा नष्ट हो गया, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करेंगे। लेकिन बीमा कंपनी ने 2150 का क्लेम दिया है, लेकिन फिर भी 2700 में से 2150 मिल गए, 550 रुपये का फिर भी लॉस हुआ, इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। और जो क्लेम मिला है ये नगद मिला है, इसको हम एसेट्स में लिख देंगे इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। अब हम शुरू करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आपके सामने ये फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट के मुताबिक आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पर हमने ईयर का नाम नहीं दिया है क्योंकि हमारी पुस्तक जो है 2 साल पुरानी है और अब चल रहा है 2023 और ये पुस्तक है 2021 की। इसमें 2021 का ईयर है तो आपके सवाल में जो ईयर डला हो आप उसी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। पार्टिकुलर्स रुपीज़ ये साइड डेबिट है। यहाँ पर आप अपनी सुविधा के लिए डेबिट यानी DR, क्रेडिट यानी CR लिख सकते हैं। DR यानी डेबिट रिकॉर्ड, CR यानी क्रेडिट रिकॉर्ड्स। यहाँ पर सबसे पहले पार्टिकुलर्स में ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक और परचेज, भाई परचेज में मैंने आपको बताया था बहुत सारी रकमें हम घटाएंगे। ओपनिंग स्टॉक को तो आप ऐसे ही डाल देंगे जैसे कि बुक में दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक हम बड़े आराम से डाल देते हैं। यहाँ पर लिखा है 14,170 तो हमने लिख दिया, लेकिन परचेज में इतना रुपया आया है, कहाँ से आया है इसकी वर्किंग देख लीजिए। यहाँ पर हमने कर दिया है यहाँ पर वर्किंग। परचेज वैसे तो बुक में देखेंगे जो क्रय है वो है 47,175 रुपये, लेकिन क्योंकि इसमें पीछे मैंने आपको 4 अमाउंट दिखाया था, एक तो 400 रुपये का ये रकम जो निजी प्रयोग के लिए लिया गया है, 150 रुपये का माल दान में दिया है, 2700 का अग्नि द्वारा नष्ट हो गया, 3 रकम तो ये माइनस होंगे। इसके बाद क्रय वापसी भी दिया है 270 का, तो 4 रकम माइनस होंगे। तो हमने परचेज यहाँ लिखा, इन चारों को यहाँ पर लिख लिया और इनका टोटल है 3,520, यानी 3,520 47,175 में से माइनस होंगे, जिसमें परचेज रिटर्न निजी प्रयोग के लिए लिया गया माल, चैरिटी गुड्स यानी दान में दिया गया माल और लॉस बाई फायर गुड्स जो आग द्वारा नष्ट हुआ माल है, कुल मिला के 3,520 का लॉस हो गया। इसको माइनस करने के बाद 43,655 रुपये का नेट परचेज आया, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये हो गया। इसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित आइटम्स को यहाँ पर देखना होगा और कौन से हैं। निर्माण मजदूरी यानी कि इसको हम मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लिखेंगे जितने रुपए का दिया है पूरा लिख देंगे, 4,965 रुपये ये रहा। इसके बाद हम अगला अमाउंट देखेंगे, आगत वाहन व्यय 980 रुपये, ये भी हमारे ट्रेडिंग का आइटम है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे निर्गत वाहन व्यय नहीं डालना है, यानी कैरिज आउटवर्ड नहीं डालेंगे। इसके बाद उत्पादन व्यय यानी प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज 3455 रुपये प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज हो गया। इसके बाद है बीमा कर, जीवन बीमा, ख्याति, कारखाने का ईंधन व शक्ति, फैक्ट्री का फ्यूल एंड पावर
और कारखाने की रोशनी 386 रुपये। ये दोनों रकम हम यहाँ पर लिखेंगे। फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री लाइट। इसके बाद यहाँ पर उपयोग हुई सामग्री है 220 का, यह भी ट्रेडिंग का आइटम है, इसको भी लिख देंगे। इसके बाद ट्रेडिंग में कोई भी और अमाउंट नहीं आएगा। इसके बाद हम लिखेंगे विक्रय यानी सेल। सेल में से विक्रय वापसी को घटाएंगे अगर दिया होगा तो वो दिया हुआ है यहाँ पर 1170 का, तो यहाँ पर सेल लिखेंगे और सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 89,065। इसके बाद एक अमाउंट और आता है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, जो कि सवाल के हमेशा अंत में दिया होता है, यानी कि नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये रहा। तो क्लोजिंग स्टॉक 15,630 है, इसको लिख दिया। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 1,04,695 है, यही ज़्यादा है। इसी को हम इधर भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। इस रकम में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन 8 रकमों को टोटल करेंगे और इसको हम 1,04,695 में से माइनस कर देंगे। तो इसका जो आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट का वो होगा 36,088 यानी 36,088। इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट CD के नाम से यानी कैरी डाउन करेंगे और अगले हिस्से में ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD करेंगे 36,088 रुपये। इसके बाद हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले चलते हैं, इसी को ही निपटाएंगे जिससे सवाल सही हो जाए। सवाल को सही करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो हमारी समायोजनाएं होती हैं इनको ही सबसे पहले ख़त्म करना होता है। अगर इनको आपने बहुत अच्छी तरह से निपटा दिया पहले तो आपका सवाल क्रमशः बहुत अच्छी तरह से सही हो जाएगा। प्लांट और मशीन पर 10%, फर्नीचर फिटिंग पर 10% और हॉर्स एंड कार्ड पर 500 रुपये डेप्रीसिएशन काटना है। तो इन मतलब 3 प्रकार का डेप्रीसिएशन काटना है यहाँ पर। प्लांट और मशीन पर 10%, फर्नीचर फिटिंग पर 10%, हॉर्स एंड कार्ड का कटा कटाया मूल्य दे दिया 500 रुपये। तो हमारे पास प्लांट और मशीनरी है कितने का, उसका हमें 10% लेना है। तो यहाँ पर है प्लांट एंड मशीनरी 9,720, तो 10% 972 रुपया होगा। उसके बाद फर्नीचर व फिटिंग, तो फर्नीचर व फिटिंग की रकम भी यहीं दिया हुआ है 479 रुपया हो जाएगा 479, और हॉर्स कार्ड का पूरा 500 रुपया ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन 3 अमाउंट है तो तीनों अमाउंट को हमने यहाँ पर टोटल लिख दिया है। तीनों में रकम जो आई है उनकी वर्किंग हमने यहाँ पे दिखा दिया। प्लांट मशीन का, फर्नीचर फिटिंग का, हॉर्स एंड कार्ड का, इनकी वर्किंग का टोटल करके 1951 रुपये की हमारी डेप्रीसिएशन का फुल अमाउंट आएगा। तीनों का टोटल उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इससे क्या होगा, इससे हम बहुत सारी यहाँ पर बार बार लिखने से बच जाएंगे। इसके बाद हमारी अगली जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखते हुए देनदारों पर 5% अशोध ऋण के लिए काटने के लिए कहा है। यहाँ पर देखेंगे देनदार है 18,740 रुपये का और पुराना बैड डेट्स यहाँ पहले से ही 685 है। अगर हम 18,740 पर काटेंगे 5% तो 937 रुपये आएगा और यहाँ पर पुराना बैड डेट्स है 685 रुपये का। तो हम 937 और 685 दोनों को जोड़ लेंगे, 1622 रुपये का हो गया टोटल बैड डेट्स। ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने 937 रुपये इसका काटा है 18,740 का, जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो डेटर्स में से इसे ही 937 रुपये को इसमें से ही माइनस करेंगे। इसको नहीं माइनस करना है गलती से भी, क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये बाद में पता चलता है, तो इसलिए इसका रिकॉर्ड 2 जगह मेंटेन करना पड़ता है, एक तो बैलेंस शीट में और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो समायोजनाएं होती हैं वो हमेशा 2 बार आती हैं। एक बार तो बैलेंस शीट में कहीं न कहीं आ जाती हैं और दूसरी बार ये ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद है बीमे में 175 रुपये का पूर्वदत्त है, कर में 50 रुपये का देना शेष है यानी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये बीमा और कर एक साथ है, इसलिए हम 1175 में 175 घटाएंगे और 50 रुपया जोड़ देंगे। तो इस बात को भी यहाँ पर दिखाना होगा। इंश्योरेंस एंड टैक्स लिखेंगे, प्रीपेड घटाएंगे और आउटस्टैंडिंग जोड़ेंगे तो 1050 आ जाएगा। इसके बाद समायोजनाएं जो हैं आगे बढ़ती हैं, तो समायोजनाओं में निजी प्रयोग ये तो ड्राइंग में जुड़ जाएगा, लेकिन ये हमारा नुकसान भी हो गया। ये परचेज में से माइनस भी हो गया, लेकिन ये हमारा नुकसान है क्योंकि दान में दिया हुआ माल मिलता थोड़ी है वापस से, तो चला गया। इसके बदले में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ पुण्य मिलता है, अपुण्य आंखों से दिखता ही नहीं है।
इसलिए हम यहाँ पर चैरिटी जरूर लिखेंगे 150 रुपये का, जो नुकसान हो गया दान दे के। एक नुकसान यहाँ भी हुआ है 550 का, क्योंकि 2700 का माल नष्ट हुआ, 2150 रुपये मिले हैं, 550 का लॉस हो गया, तो उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारी जो समायोजनाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। अब हम पहुँचते हैं उन रकमों को भरेंगे जो रकमें अभी छूट चुकी हैं। इनको ध्यान से ऊपर से देखिए। एक तो सैलरी 5,695 रुपये, निर्गत वाहन व्यय 250 रुपये, और इन दोनों को दिखाते हैं। सैलरी ये रहा, कैरिज आउटवर्ड ये रहा। इसके बाद अगला अमाउंट जो है उसको भी देखिए ध्यान से। इसके बाद आता है सामान्य व्यय, जनरल एक्सपेंसेज, और स्टेबल एक्सपेंसेज यानी अस्तबल व्यय। ये दो रकम लिखेंगे, जनरल एक्सपेंसेज, स्टेबल एक्सपेंसेज। इसके बाद है दत्त छूट यानी डिस्काउंट, और इंश्योरेंस मतलब इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेज 175 रुपये। दो खर्चे और हैं, ये दोनों हमने लिख दिया। क्रेडिट की रकम क्रेडिट साइड से आती है। अगर कुछ रकम प्राप्त होगी, जैसे छूट प्राप्त हुआ, डिस्काउंट प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, लिखा हुआ है ब्याज प्राप्त वगैरह, प्राप्त होने वाली रकम अगर क्रेडिट में है तो उसको हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे। फिलहाल इसमें नहीं है, तो अब हमारा काम है कि हम इसको क्रेडिट साइड को जोड़ें और डेबिट को, फिर डिफरेंस करेंगे। 36,088 है और इधर कुछ नहीं है। इधर हम ये सारी रकम जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 रकम को जोड़ेंगे। ये ज़्यादा है, इसको हम दोनों तरफ लिख देंगे। 36,088 में से इन सारी रकमों को टोटल करके घटाएंगे तो 19,202 रुपये का नेट प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। अब पहुंचते हैं बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट के बनाने के लिए सबसे पहले पूंजी चाहिए, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको बैलेंस शीट लिखना होगा, डेट डाल देना होगा। इस बुक के अनुसार 2019 सेशन चल रहा है, तो आप वाली बुक में जो होगा उसको लिख देना। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड के आइटम को यहाँ से देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम पूंजी लिखते हैं, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं, ड्राइंग को घटाते हैं। तो पूंजी हमारा यहाँ पे 40,000 है, नेट प्रॉफिट हमारा 19,202 रुपये आया था, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। अब ड्राइंग की बात करेंगे तो भाई ड्राइंग इसमें अलग से आहरण के नाम से नहीं लिखा है। ये जो जीवन बीमा है ये आहरण ही है 1,200 रुपये का, और 400 रुपये का माल इन्होंने निजी प्रयोग के लिए भी लिया था, यह भी ड्राइंग है। तो 12 और 4 1600 रुपये हमने माइनस कर दिया। अब कैपिटल किरार तो कट गई। लायबिलिटी का अमाउंट अब देखेंगे, आपको यही क्रेडिट साइड से देख देख के लिखना है। लायबिलिटी का आइटम यहाँ से, और समय योजनाओं में आउटस्टैंडिंग यहाँ से लिखते हैं। और इन दोनों अलावा मतलब इन दोनों रकमों के अलावा कहीं से डेबिट साइड से कोई रकम नहीं आती है लायबिलिटी साइड में। यहाँ पर बैंक लोन है और बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है और क्रेडिटर्स है। इन चारों को आपको लिखना होगा। और एक आउटस्टैंडिंग ये टैक्स का है 50 रुपया, ये लिखना होगा 5 अमाउंट। तो ये रहा बैंक लोन, ये रहा बिल्स पेबल, ये रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, क्रेडिटर्स, ये आउटस्टैंडिंग टैक्स। ये पांचों रकम हो गई पूरी। अब इधर आएंगे एसेट साइड में चलते हैं, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट को लिखेंगे। प्लांट और मशीनरी में से 272 रुपये डेप्रिसिएशन आया था, उसको हम घटा देंगे, 8,748 लिखेंगे। फर्नीचर वाला देखेंगे तो फर्नीचर और फिटिंग में ये 4,790 है, इसका हमने 10% काटा था। प्लांट मशीन का था तो उसको हमने घटा दिया, फर्नीचर वाला भी आपको घटाना ही होगा, घट गया। ये बात ध्यान रखेंगे, डेप्रिसिएशन जरूर घटा दिया जाता है जिस चीज़ का होता है, जिस संपत्ति का। हॉर्स एंड कार्ट पे 500 रुपये काटना है, घोड़ा गाड़ी पे, तो घोड़ा गाड़ी की जो रकम इनके पास है यहाँ पे है 3,165, इसमें से हम घटा देंगे 500 रुपये। इसके बाद जो इनकी अस्थाई संपत्तियां हैं, उन अस्थाई संपत्तियों में बिल्डिंग, फ्री होल्ड बिल्डिंग यहाँ पे भवन है 12,500, उसको लिखेंगे। गुडविल जो ख्याति है ये भी हमारी संपत्ति है, इसको भी लिखेंगे। इन दोनों रकमों को आपको पहले निपटाना होगा। इसको लिखने के बाद क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, इन सबको भरा जाता है। तो जो डेटर्स है, देनदारों पे 5% काटने के लिए बोला है, तो हमारे पास देनदार है 18,740, इसका 5% 937 रुपये आएगा, उसको घटा देंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ देखेंगे स्टॉक ऑफ मटेरियल, यहाँ पर लिखा सामग्री का स्कंध 230 का, इसको आपको यहाँ लिखना होगा। ये हमारा सामग्री का स्कंध आने से आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं मान लेना है। सामग्री का स्कंध हमारा पुराना माल जो बचा होता है उसे बोलते हैं, और ये हमारे लिए संपत्ति का काम करता है। इसके बाद बैंक, कैश, इनको लिखेंगे। बैंक कैश, तो बैंक ये रहा, कैश ये रहा, और डेटर्स की मैंने आपको बारे में बता ही दिया था।
इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेज इंश्योरेंस का ये भी आता है एसेट्स में, इसको लिखेंगे। तो ये स्टॉक में बैंक, कैश, इंश्योरेंस क्लेम, क्लोजिंग स्टॉक हो ही गया। एक इंश्योरेंस क्लेम भी होता है, आपको ध्यान रखना है। ये जो इंश्योरेंस क्लेम दावा स्वीकार किया था इंश्योरेंस कंपनी ने, ये हमारी संपत्ति है। इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे आ गया। अब प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पूर्वदत्त, ये जो पूर्वदत्त बीमा लिखा हुआ है सवाल के अंदर, इसको भी आपको एसेट्स मानना। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है तो प्रीपेड हमारा एसेट्स होता है। अब इनका टोटल कर देंगे दोनों पार्टियों का, यानी डेबिट का भी, यानी कि लायबिलिटी साइड का भी और एसेट्स का। तो दोनों मतलब टोटल करेंगे तो बराबर आ गया 78,937। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे शुरू से, तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था और यहाँ से शुरू होने के बाद इस प्रकार से ये आगे बढ़ा और स्टेप बाय स्टेप इसका हमने समापन अगले पेज पे जाकर कर दिया। यहाँ पर समाप्त हो गया। आंसर आप मिला सकते हैं ज़रूर। देखिए यहाँ पर दिया है, ये तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ये हो गया नेट प्रॉफिट, ये हो गया बैलेंस शीट। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया समाप्त। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में हम अगली वीडियो में बनाएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, ये हम पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी भाई विस्तार पूर्वक कोई चीज़ समझाई जाएगी तो टाइम तो खैर लगेगा ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो फिर भी, तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए इस वीडियो को और अधिक से अधिक नॉलेज हासिल कीजिए। आने वाले एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदैव बनी रहेंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको अकाउंट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे।